साल 2019 की बात है। मध्य प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर राजेश यादव पिछले 15 सालों से देश भर की सड़कों पर ट्रक चला रहे थे। उन्होंने अनगिनत सुनसान रास्ते, घने जंगल और डरावनी रातें देखी थी, लेकिन जो घटना उनके साथ नागपुर और जबलपुर के बीच एक सुनसान हाईवे पर हुई, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। घड़ी में रात के 2 बजे थे। तभी राजेश ने हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे खड़ा देखा। बूढ़ा पूरी तरह भीगा हुआ था और लगातार हाथ हिला रहा था। राजेश ने सोचा कि इतनी रात में किसी की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ट्रक रोक दिया। बूढ़ा चुपचाप ट्रक में बैठ गया। बूढ़ा आदमी ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राजेश ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने फिर पूछा, आप सुन रहे हैं? इस बार बूढ़े ने धीरे से सिर घुमाया और कहा, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उसकी आवाज सुनकर राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी बूढ़े इंसान की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिलीजुली आवाज जैसी लग रही थी। राजेश ने माहौल हल्का करने के लिए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आने लगी। तभी ट्रक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। जब उन्होंने पलटकर बूढ़े को देखा तो उनकी सांसें रुक गई। पैसेंजर सीट खाली थी, लेकिन पीछे सोने वाली बर्थ से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आ रही थी। राजेश के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। कुछ सेकंड पहले तक जो बूढ़ा उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था, वो अचानक गायब हो चुका था। लेकिन अब ट्रक के पीछे बने छोटे से सोने वाले हिस्से यानी बर्थ से धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी घबराहट का मजाक उड़ा रहा हो। राजेश ने हिम्मत जुटाई और गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बर्थ पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। राजेश ने घबराकर फिर सामने देखा। ट्रक सड़क पर डगमगाने लगा। उसने दोबारा पीछे देखा तो बर्थ खाली थी, लेकिन अब उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैं अभी यही हूं, मैं अभी यही हूं। यह आवाज सुनते ही राजेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। बाहर बारिश अभी भी तेज हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पूरे केबिन की तलाशी लेने लगा। उसने सीटों के नीचे देखा, बर्थ के पीछे देखा और हर कोना जांच डाला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बूढ़े का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट के नीचे गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश में भीगकर अभी अभी अंदर आया हो। निशान सीट से शुरू होकर बर्थ तक जा रहे थे। राजेश ने डरते हुए उन निशानों का पीछा किया, लेकिन बर्थ के पास पहुंचते ही वे अचानक गायब हो गई। उसी समय ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और केबिन में अजीब सी खामोशी छा गई। इंजन बंद होते ही राजेश के माथे पर पसीना आ गया, जबकि रात काफी ठंडी थी। उसने कई बार चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घरघराहट की आवाज करता और फिर शांत हो जाता। लगभग 5 मिनट बाद अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजेश ने राहत की सांस ली और वहां से निकल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था और आसपास कोई ग्राहक नहीं था। वो ट्रक से उतरकर अंदर गया। बूढ़ा ढाबा मालिक उसे ध्यान से देखने लगा। राजेश ने चाय मंगाई और पूरी घटना उसे बता दी। कहानी सुनते ही ढाबे वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से कप लगभग छूट गया। वो धीमी आवाज में बोला, क्या उस बूढ़े ने सफेद कुर्ता पहना था और उसकी दाईं आंख के पास एक बड़ा निशान था? राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। ढाबे वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर वो वापस आ गया है। खामोशी छा गई। ढाबे वाले की बात सुनकर राजेश के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसने घबराकर पूछा, आप उसे जानते हैं? बूढ़ा ढाबा मालिक कुछ देर चुप रहा। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज से करीब 30 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया था। उसमें सवार एक बूढ़े आदमी समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। राजेश ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। कहते हैं, ढाबे वाला बोला, उस बूढ़े की लाश कभी नहीं मिली। हादसे के बाद से कई ड्राइवरों ने उसे रात में लिफ्ट मांगते देखा है। जो भी उसे ट्रक में बैठाता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी ढाबे के बाहर खड़े उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रक की पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हुआ था, वही सफेद कुर्ता पहने बूढ़ा आदमी। राजेश की सांस अटक गई। उसने घबराकर ढाबे वाले की ओर देखा, लेकिन बूढ़े मालिक के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों तेजी से बाहर भागे।
बारिश अब कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। जब वे ट्रक के पास पहुंचे तो पैसेंजर सीट खाली थी, अंदर कोई नहीं था। राजेश ने दरवाजा खोलकर पूरी केबिन फिर से देखी, मगर उसे कुछ नहीं मिला। ढाबे वाला बोला, आज की रात यहाँ रुक जाओ, आगे मत जाओ। लेकिन राजेश को सुबह तक माल पहुंचाना था। उसने डर को नजरअंदाज किया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ढाबे वाला जाते जाते सिर्फ एक बात बोला, अगर वो फिर दिखे तो ट्रक मत रोकना। करीब आधे घंटे बाद राजेश एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क किनारे वही बूढ़ा दिखाई दिया। वो बारिश में खड़ा था और धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। इस बार राजेश ने ब्रेक नहीं लगाया। राजेश ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेज गति से आगे बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड में वो बूढ़ा पीछे छूट गया। राजेश ने राहत की सांस ली और खुद को समझाने लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मिरर में सड़क दिखाई दे रही थी और उसके बीचों बीच वही बूढ़ा खड़ा था। राजेश ने घबराकर पीछे देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने फिर मिरर में देखा, बूढ़ा पहले से थोड़ा करीब दिखाई दे रहा था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, फिर भी मिरर में वो आकृति लगातार नजदीक आती जा रही थी। कुछ क्षण बाद बूढ़ा इतना करीब आ गया कि उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। फिर अचानक मिरर की सतह पर दरार पड़ गई और दरारों के बीच से बूढ़े की आवाज गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश। ये आवाज सुनते ही राजेश का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से मिरर को देखा। कुछ ही पल बाद बूढ़े का चेहरा गायब हो गया, लेकिन मिरर की दरारें वहीं बनी रहीं। राजेश ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा हुआ था। उसे हैरानी हुई, क्योंकि इस हाईवे पर आमतौर पर नेटवर्क मिल जाता था। उसने जीपीएस चालू किया ताकि नजदीकी शहर तक पहुंच सके। कुछ सेकंड तक नक्शा चलता रहा, फिर स्क्रीन अपने आप काली हो गई। मोबाइल पूरी तरह बंद हो चुका था, जबकि बैटरी अभी आधी से ज्यादा थी। उसी समय ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर उस शोर के बीच एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, घर चलो, मुझे घर पहुंचा दो। राजेश ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब भी केबिन के अंदर गूंज रही थी। राजेश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसे बस किसी आबादी वाले इलाके तक पहुंचना था। सड़क सीधी थी और वो लगातार आगे बढ़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसे एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था जबलपुर 85 किलोमीटर। राजेश ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद वही मील का पत्थर फिर दिखाई दिया। वो चौंक गया। उसे लगा शायद कोई दूसरा पत्थर होगा, मगर उस पर वही टूटा हुआ कोना और वही निशान थे। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। 1 घंटे बाद तीसरी बार वही पत्थर सामने था। राजेश को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ट्रक लगातार आगे बढ़ रहा था, फिर भी वो उसी जगह लौट रहा था। तभी दूर घने पेड़ों के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था और मंदिर के सामने कोई व्यक्ति बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। आवाज बंद नहीं हुई, वो अब भी केबिन के अंदर गूंज रही थी। घने जंगल के बीच खड़ा वो पुराना मंदिर किसी भूली हुई जगह जैसा लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और कई हिस्से टूट चुके थे। फिर भी अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी दूर तक दिखाई दे रही थी। राजेश ने ट्रक धीरे धीरे मंदिर के सामने रोका। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक लंबी दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। वो बिना पलक झपकाए राजेश को देख रहा था। राजेश ट्रक से उतरा और जल्दी जल्दी पूरी घटना बताने लगा। उसने बूढ़े आदमी, गीले पैरों के निशान, टूटे हुए मिरर और रहस्यमयी आवाजों के बारे में सब कुछ बता दिया। साधु शांत भाव से सुनता रहा। जब राजेश की बात खत्म हुई तो साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उसे अपने वाहन में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, साधु बोला, वो अब तुम्हारे साथ चल रहा है। साधु की बात सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? साधु ने मंदिर के अंधेरे कोने की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जिस बूढ़े को तुमने ट्रक में बिठाया था वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। ठंडी हवा का एक झोंका मंदिर के अंदर से गुजरा। दीपक की लौ जोर से कांपी। साधु ने अपने गले से एक पुराना ताबीज निकाला। ताबीज तांबे का था और उस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। इसे अपने गले में पहन लो, उसने कहा। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हें पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजेश ने तुरंत ताबीज पहन लिया। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना, सूर्योदय होने तक इसे किसी भी हालत में मत उतारना, और अगर वो तुमसे बात करे तो उसकी बातों पर भरोसा मत करना। उसी क्षण मंदिर के बाहर खड़े ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, एक लंबी डरावनी आवाज के साथ। ट्रक का हॉर्न लगातार बज रहा था। राजेश और साधु तुरंत मंदिर से बाहर निकले। बाहर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा तेज हो चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। राजेश ने ट्रक की ओर देखा। ड्राइवर केबिन की खिड़की के अंदर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रही और फिर गायब हो गई। साधु ने जमीन पर कुछ मंत्र लिखे और आंखें बंद कर लीं। उसी समय राजेश के गले में पहना ताबीज हल्का सा गर्म होने लगा। वो पास है, साधु बोला, लेकिन अभी अंदर नहीं आ सकता। अचानक ट्रक का हॉर्न बंद हो गया। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। साधु ने राजेश को चेतावनी दी, अब तुम्हें यहां से निकलना होगा। याद रखो, वो तुम्हें डराकर ताबीज उतरवाने की कोशिश करेगा।
राजेश ने सिर हिलाया और वापस ट्रक में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे पीछे की सीट से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने इंजन स्टार्ट रखा और ट्रक धीरे धीरे सड़क पर बढ़ा दिया। रोने की आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। अब सड़क पहले से ज्यादा सुनसान थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15 मिनट तक सब सामान्य रहा। राजेश को लगा कि शायद ताबीज सचमुच उसकी रक्षा कर रहा है। तभी उसके गले का ताबीज फिर गर्म होने लगा। पहले हल्का गर्म, फिर इतना गर्म कि उसकी त्वचा जलने लगी। राजेश घबरा गया। उसी समय ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। शीशों पर धुंध जमने लगी। फिर सामने वाली शीशे पर किसी अदृश्य उंगली ने धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में शब्द साफ दिखाई देने लगे। मुझे घर पहुंचाओ। और उसके ठीक नीचे एक दूसरा वाक्य उभर आया, वरना तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे। सामने के शीशे पर लिखे शब्द देखकर राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से कपड़ा उठाकर शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शब्द मिटाए, वे फिर से उभर आए। मुझे घर पहुंचाओ। ताबीज अब भी गर्म था। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। राजेश ने खुद को संभाला और ट्रक चलाता रहा। तभी उसे ट्रक के पीछे किसी के दौड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज लगातार उसके साथ साथ चल रही थी। उसने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। हेडलाइट की हल्की रोशनी में एक काली परछाई ट्रक के पीछे भागती दिखाई दे रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो कभी 4 पैरों पर दौड़ती, कभी 2 पैरों पर खड़ी हो जाती। राजेश ने एक्सीलेटर और दबा दिया, लेकिन परछाई पीछे नहीं छूटी। वो धीरे धीरे ट्रक के और करीब आती जा रही थी। डर के बावजूद राजेश ने ट्रक के रियर कैमरे की स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर पीछे की सड़क साफ दिखाई दे रही थी। शुरुआत में वहां कुछ नहीं था, फिर अचानक स्क्रीन छिलमिलाई। कुछ सेकंड बाद वही काली परछाई दिखाई दी। वो ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। राजेश की सांसें थम गई। उसने ध्यान से देखा। परछाई धीरे धीरे सीधी खड़ी होने लगी। उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो आकृति एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गई। वही सफेद कुर्ता, वही झुका हुआ शरीर, वही डरावनी मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली नहीं थी। उनमें लाल रंग की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक बूढ़े ने कैमरे की ओर देखा, जैसे उसे पता हो कि राजेश उसे देख रहा है। फिर उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और स्क्रीन की ओर इशारा किया। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन फटने जैसी आवाज के साथ काली हो गई और केबिन के अंदर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें सच जानना होगा। ताबीज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि राजेश को उसे छूना भी मुश्किल लगने लगा। साधु की चेतावनी उसे बार बार याद आ रही थी, उसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। राजेश ने फैसला किया कि वो उस आत्मा से कोई बात नहीं करेगा। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। इंजन गरजने लगा और ट्रक अंधेरे हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगा। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर अचानक ट्रक के अंदर का तापमान फिर से गिरने लगा। सांस लेते समय उसके मुंह से धुंध निकल रही थी। तभी सामने की विंडशील्ड पर बर्फ जैसी सफेद परत जमने लगी। उस पर धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया, वही बूढ़ा। इस बार उसका चेहरा दुखी दिखाई दे रहा था। उसने होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने कांपती उंगली से सड़क के किनारे की ओर इशारा किया। राजेश ने उधर देखा। सड़क किनारे एक जंग लगा बोर्ड खड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पुरानी खाई 2 किलोमीटर आगे। और उसी क्षण ट्रक के इंजन से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंग लगे बोर्ड को देखकर राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक के इंजन से आती अजीब आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज इंजन को दबा रही हो। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके गले का तावीज चमकने लगा। हल्की नारंगी रोशनी के साथ वो पहले से कहीं अधिक गर्म हो गया। अचानक ट्रक के रेडियो से तेज खरखराहट सुनाई दी। फिर उस शोर के बीच एक टूटी हुई आवाज गूंजी, वहीं मेरी मौत हुई थी। राजेश ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। कुछ मिनट बाद सड़क के किनारे गहरी खाई दिखाई देने लगी। बारिश का पानी नीचे चट्टानों पर गिर रहा था। तभी राजेश की नजर खाई के नीचे पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे वहां एक पुराना टूटा हुआ ट्रक पड़ा हो। लेकिन अगले ही पल वो दृश्य गायब हो गया और रेडियो से फिर वही आवाज आई, मुझे सच दिखाना है। राजेश अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े की बातों पर विश्वास करे या नहीं। एक तरफ साधु की चेतावनी थी, दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आवाज जो बार बार मदद मांग रही थी। अचानक केबिन में ठंडी हवा का झोंका आया। इस बार बूढ़े की आकृति पैसेंजर सीट पर दिखाई दी। वो पहले की तरह डरावना नहीं लग रहा था। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। मैं बहुत समय से भटक रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। राजेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो, उसने पूछा। बूढ़े ने खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर देखा। मेरा घर इस हाईवे से दूर नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार से मिल सकूं, लेकिन मैं कभी पहुंच नहीं पाया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने राजेश की ओर देखा। बस मुझे घर पहुंचा दो, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी ताबीज अचानक जलने जैसा गर्म हो गया, मानो किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा हो।
राजेश अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े की बातों पर विश्वास करे या नहीं। एक तरफ साधु की चेतावनी थी, दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आवाज जो बार बार मदद मांग रही थी। ताबीज की तेज गर्मी ने राजेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर बूढ़ा सच कह रहा था तो ताबीज उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा था, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसकी कहानी इतनी सच्ची क्यों लग रही थी। राजेश ने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच में मदद चाहते हो, उसने कहा, तो पहले मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुम हो कौन? कुछ पल तक केबिन में सन्नाटा छाया रहा। फिर बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम हरिराम था। मैं इसी इलाके के एक छोटे गांव में रहता था। 30 साल पहले मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मेरी मौत हुई तब कोई मेरी मदद नहीं कर सका। तब से मैं इसी सड़क पर भटक रहा हूं। राजेश कुछ कह पाता उससे पहले ट्रक की हेडलाइटें अचानक झपकने लगी और दूर अंधेरे में किसी दूसरे आदमी की परछाई दिखाई दी। सड़क के किनारे खड़ी वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वो भी एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राजेश ने घबराकर हरिराम की ओर देखा। वो कौन है? हरिराम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कुछ क्षण तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, उसे मत देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सड़क किनारे खड़ी आकृति ने अपना हाथ उठाया और सीधे ट्रक की ओर इशारा किया। उसी क्षण ट्रक के अंदर तेज ठंड फैल गई। ताबीज फिर चमक उठा। अचानक राजेश के दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें उभरने लगी। एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक, चीखते लोग और अंधेरे में खड़ा एक आदमी। तस्वीरें इतनी स्पष्ट थीं जैसे वो खुद वहां मौजूद हो। फिर एक आवाज उसके कानों में गूंजी, ये झूठ बोल रहा है। राजेश का दिल बैठ गया। अगर ये आवाज सच कह रही थी तो हरिराम ने उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात छिपाई थी। कुछ देर तक केबिन में भारी खामोशी छाई रही। बाहर हवा तेज हो चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुकने लगी थीं। आखिरकार हरिराम बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी आवाज में अब उदासी थी। हादसे से पहले मेरी ड्राइवर से बहस हुई थी। मैं गुस्से में था। अगर वो बहस न होती तो शायद दुर्घटना भी न होती। राजेश उलझ गया। हरिराम अपराधी लग रहा था, लेकिन पूरी तरह बुरा भी नहीं। उसकी बातों में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। मैं 30 साल से यही सोचता रहा हूं, हरिराम बोला, कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी गलती सुधार सकूं। उसकी आंखों में आंसू जैसे चमक रहे थे। एक पल के लिए राजेश को उस पर दया आने लगी, लेकिन उसी क्षण उसके गले का तावीज इतनी तेजी से गर्म हुआ कि उसे दर्द महसूस होने लगा, मानो तावीज उसे चेतावनी दे रहा हो। दिखाई देने वाली हर बात सच नहीं होती। ताबीज की गर्मी ने राजेश को फिर सतर्क कर दिया। कुछ देर पहले तक उसे हरिराम पर दया आने लगी थी, लेकिन अब उसे साधु के शब्द याद आ रहे थे, वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। राजेश ने हरिराम की ओर ध्यान से देखा। बूढ़े का चेहरा दुखी था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब चमक दिखाई दे जाती थी। अगर तुम सच कह रहे हो, राजेश बोला, तो तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? हरिराम ने जवाब देने में कुछ सेकंड लगाए। क्योंकि मेरा काम अधूरा रह गया। कौन सा काम? हरिराम ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसी समय ट्रक के बाहर तेज हवा चलने लगी। सड़क पर सूखे पत्ते घूमने लगे, जबकि कुछ देर पहले बारिश हुई थी। राजेश ने महसूस किया कि हर बार जब वो हरिराम से सवाल पूछता है तो वो पूरी बात बताने से बच जाता है। अब उसके मन में शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, और शायद ये शक सही था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक राजेश का मोबाइल अपने आप चालू हो गया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ मिनट पहले वो पूरी तरह बंद हो चुका था। स्क्रीन पर कमजोर नेटवर्क दिखाई दे रहा था। राजेश ने तुरंत इंटरनेट खोलने की कोशिश की। कई बार प्रयास करने के बाद एक पुरानी समाचार रिपोर्ट खुल गई। रिपोर्ट 30 साल पुराने उसी हादसे के बारे में थी। राजेश तेजी से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस को संदेह था कि हादसा केवल दुर्घटना नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार ट्रक में मौजूद एक यात्री ने ड्राइवर पर हमला किया था। संघर्ष के दौरान वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रक खाई में गिर गया। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रिपोर्ट में दर्ज उस यात्री का नाम पढ़ा, हरिराम। राजेश ने धीरे धीरे सिर घुमाकर पैसेंजर सीट की ओर देखा। हरिराम उसे घूर रहा था, और इस बार उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी। देखकर राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि ये आत्मा उससे कुछ छिपा रही थी। तो ये सच है? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा। तुमने ड्राइवर पर हमला किया था? कुछ क्षण तक हरिराम चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लोग हमेशा अधूरी कहानी सुनते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। केबिन का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर फिर से धुंध जमने लगी। हाँ, मेरी ड्राइवर से लड़ाई हुई थी, हरिराम बोला, लेकिन हादसा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। उसकी आवाज अब पहले जैसी दुखी नहीं थी। फिर भी राजेश ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला,
हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पैसेंजर सीट से गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अब वापस लौटने का रास्ता नहीं है। हरिराम की मुस्कान देखकर राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि ये आत्मा उससे कुछ छिपा रही थी। तो ये सच है? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा। तुमने ड्राइवर पर हमला किया था? कुछ क्षण तक हरिराम चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लोग हमेशा अधूरी कहानी सुनते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। केबिन का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर फिर से धुंध जमने लगी। हाँ, मेरी ड्राइवर से लड़ाई हुई थी, हरिराम बोला, लेकिन हादसा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। उसकी आवाज अब पहले जैसी दुखी नहीं थी। फिर भी राजेश ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पैसेंजर सीट से गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अब वापस लौटने का रास्ता नहीं है। हरिराम के गायब होते ही ट्रक के अंदर अजीब खामोशी छा गई, लेकिन ये राहत देने वाली खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज अब भी वहीं मौजूद हो। राजेश ने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। रात पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और हेडलाइट की रोशनी से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि आसपास का जंगल बदलता जा रहा है। पेड़ पहले से ज्यादा घने और ऊंचे दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइटें कमजोर पड़ने लगीं। रोशनी कम और कम, मानो अंधेरा खुद उन्हें निगल रहा हो। तभी सड़क के किनारे कई धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं, कुछ इंसानों जैसी लग रही थीं, कुछ नहीं। राजेश ने घबराकर नजरें फेर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वे आकृतियां अब सड़क के और करीब आ चुकी थीं और उन सब की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। सड़क के किनारे खड़ी उन धुंधली आकृतियों को देखकर राजेश का गला सूख गया। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्सीलेटर दबाने के बावजूद स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। तभी केबिन के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। खिड़कियों के शीशों पर बर्फ जैसी सफेद परत जमने लगी। राजेश ने घबराकर हीटर चालू किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखा। मिरर में उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी और उसके ठीक पीछे एक दूसरा चेहरा, वही हरिराम। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह असामान्य रूप से लंबा दिखाई दे रहा था। अचानक मिरर अपने आप टूट गया। टूटे हुए कांच के टुकड़े केबिन में बिखर गए और हरिराम की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। मिरर टूटते ही ट्रक जोर से हिलने लगा। राजेश ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस आई। राजेश ने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन कुछ सेकंड बाद दूसरी खिड़की खुल गई, फिर पीछे की छोटी खिड़की, फिर पहली वाली। एक एक करके सभी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। केबिन में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। तभी हवा के साथ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भाग जाओ, देर हो चुकी है, वो आ रहा है। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें किसकी हैं। अचानक उसके गले में पहना ताबीज चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर तेज और फिर टिक। ताबीज में एक पतली दरार पड़ गई। राजेश का दिल बैठ गया। अगर ये ताबीज टूट गया तो शायद उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और उसी क्षण केबिन के पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। पीछे से आती भारी कदमों की आवाज हर सेकंड और करीब होती जा रही थी। ठक ठक ठक। राजेश का गला सूख गया। वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके गले में लटका तावीज अब भी चमक रहा था, लेकिन उसमें बड़ी दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अचानक केबिन की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ पल के लिए केवल हेडलाइट की हल्की रोशनी ही बची। फिर पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। राजेश ने कांपते हुए रियर मिरर के टूटे हुए टुकड़े में देखा। उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, वही हरिराम, लेकिन अब उसका शरीर धुएं जैसा लग रहा था। उसने झुककर राजेश के कान के पास फुसफुसाया, तुम बहुत दूर आ चुके हो। उसी क्षण तावीज से तेज रोशनी निकली। हरिराम पीछे हट गया और दर्द से चीख उठा, लेकिन चीख के साथ ही तावीज में दूसरी दरार भी पड़ गई। राजेश समझ गया कि उसकी सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हरिराम की चीख कुछ सेकंड तक गूंजती रही, फिर अचानक पूरा केबिन शांत हो गया। राजेश ने सोचा कि शायद ताबीज ने उसे कुछ समय के लिए दूर कर दिया है, लेकिन तभी सामने की विंडशील्ड पर एक काली परछाई फैलने लगी। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले एक चेहरा, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। ये हरिराम था, लेकिन अब वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले दिखता था। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, चेहरा विकृत था और आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह से काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। राजेश ने घबराकर नजरें फेर ली, लेकिन हरिराम की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने मेरा सच जानना चाहा था। उसकी आवाज अब कई लोगों की आवाजों जैसी लग रही थी। तो अब मेरा असली चेहरा भी देख लो। उसी क्षण ट्रक के इंजन ने जोरदार झटका खाया और सड़क के आगे गहरा कोहरा फैलने लगा।
सामने फैले घने कोहरे के बीच ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हरिराम की विकृत आकृति विंडशील्ड पर छाई हुई थी। उसकी काली आंखों के गड्ढों से जैसे अंधेरा बह रहा था। अचानक राजेश के सामने फिर से वही अजीब दृश्य उभरने लगे। इस बार तस्वीरें पहले से कहीं ज्यादा साफ थीं। उसने देखा कि 30 साल पहले वाला ट्रक रात के समय इसी सड़क पर चल रहा था। ड्राइवर शांत था, लेकिन हरिराम गुस्से में चिल्ला रहा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो रही थी। कुछ सेकंड बाद हरिराम ने अचानक ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया। ट्रक डगमगाने लगा। अंदर बैठे लोग घबरा गए। फिर एक जोरदार झटका लगा और वाहन सीधे खाई की ओर मुड़ गया। दृश्य खत्म हो गया। राजेश की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था। उसमें हरिराम की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी थी जितनी उसने बताई थी। दृश्य समाप्त होते ही हरिराम की हंसी पूरे केबिन में गूंजने लगी। इस बार उसकी आवाज में कोई दुख या पछतावा नहीं था। अब तुम सच जान गए, वो बोला। उसकी आकृति धीरे धीरे पैसेंजर सीट पर प्रकट हो गई। मैंने ड्राइवर से लड़ाई की थी और हाँ, मेरी वजह से ट्रक खाई में गिरा। राजेश ने गुस्से से उसकी ओर देखा। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हरिराम मुस्कुराया। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में सच बता देता तो तुम मेरी मदद कभी नहीं करते। उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई। 30 साल से मैं इस सड़क पर फंसा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। राजेश का दिल धड़क उठा। कौन सा रास्ता? हरिराम धीरे धीरे उसकी ओर झुका। उसकी काली आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा शरीर। और उसी क्षण ताबीज में एक और दरार पड़ गई। तुम्हारा शरीर। हरिराम के ये शब्द सुनते ही राजेश के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि ये आत्मा मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि शुरू से ही उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। हरिराम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके आसपास काला धुआं घूमने लगा। तुम नहीं जानते कि 30 साल की कैद क्या होती है, उसने गुर्राते हुए कहा। 30 साल तक इस सड़क पर भटकना, हर रात वही दर्द महसूस करना, वही मौत बार बार जीना। उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने सैकड़ों लोगों को रोका, कई मुझसे डरकर भाग गए, कुछ ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे लिए सही नहीं था। राजेश ने तावीज को कसकर पकड़ लिया। हरिराम की नजर उसी पर टिक गई। लेकिन तुम अलग हो, वो बोला। अचानक ट्रक के अंदर की लाइटें तेजी से झपकने लगीं और हरिराम की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई। हरिराम अचानक अपनी सीट से गायब हो गया। राजेश घबरा गया। उसने पूरे केबिन में नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। स्टीयरिंग छोड़ दो, थक गए हो, बस आंखें बंद कर लो। राजेश ने दांत भींच लिए और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ अपने आप हिलने लगे हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोका, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ट्रक दाईं ओर मुड़ गया। सड़क के किनारे की रेलिंग खतरनाक रूप से करीब आ गई। उसी समय ताबीज से तेज रोशनी निकली। राजेश के सिर का दर्द कुछ कम हो गया, लेकिन ताबीज अब लगभग आधा टूट चुका था और अंधेरे में हरिराम की आवाज गूंजी, ज्यादा देर तक नहीं, बहुत जल्द ये शरीर मेरा होगा। हरिराम की धमकी के बाद राजेश का डर और बढ़ गया। ताबीज अब आधे से ज्यादा टूट चुका था और उसकी रोशनी भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। फिर भी वही उसकी आखिरी सुरक्षा थी। राजेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने साधु की बात याद की, सूर्योदय तक हिम्मत मत हारना। उसने घड़ी देखी। रात के लगभग 4 बजे थे, यानी सूर्योदय में अभी भी काफी समय बाकी था। अचानक ट्रक के रेडियो से फिर आवाज आने लगी। इस बार वो हरिराम की नहीं थी। मंदिर, वापस मंदिर जाओ। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। राजेश चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन रेडियो की स्क्रीन पर कुछ शब्द अपने आप उभर आए। वहीं तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। उसी क्षण ट्रक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से वाहन पर प्रहार किया हो। और फिर हरिराम की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। धमाके के बाद ट्रक बुरी तरह हिल गया। राजेश ने मुश्किल से स्टीयरिंग संभाला। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। तभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस आई। राजेश ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। अचानक हरिराम की आकृति दरवाजे के पास दिखाई दी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था और उसकी आंखों के गड्ढों में लाल चमक दिखाई दे रही थी। तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, उसने गुर्राते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी क्षण राजेश को लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। ताबीज की बची हुई रोशनी तेजी से चमकने लगी, लेकिन साथ ही उसमें नई दरारें भी पड़ने लगी। राजेश समझ गया कि निर्णायक संघर्ष अब बहुत करीब है। हरिराम की अदृश्य पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। राजेश का गला जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था और सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसी समय ट्रक अचानक बाईं ओर मुड़ गया। स्टीयरिंग उसके हाथों में था, लेकिन वाहन मानो किसी और के नियंत्रण में था।
सड़क के किनारे गहरी खाई दिखाई देने लगी। राजेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक लगातार खाई की ओर खींचता जा रहा था। यहीं सब खत्म होगा, हरिराम की आवाज गूंजी। अचानक ताबीज से तेज चमक निकली। कुछ सेकंड के लिए हरिराम पीछे हट गया और उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। राजेश ने मौका पाकर स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया। ट्रक खाई के किनारे से कुछ ही फुट की दूरी पर वापस सड़क पर आ गया, लेकिन झटका इतना बुरी तरह डगमगा रहा था। फटा हुआ टायर ट्रक को संभालना और मुश्किल बना रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि वाहन पलट जाएगा। राजेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था। तभी कोहरे के बीच दूर कहीं हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा रोशनी साफ होती गई। वो वही पुराना मंदिर था, जंगल के बीच अकेला खड़ा। मंदिर के सामने दीपक की लौ अब भी जल रही थी। राजेश के मन में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन उसी समय हरिराम की गुस्से भरी चीख पूरे कैबिन में गूंज उठी। वापस जाओ। कैबिन के शीशे अपने आप कांपने लगे। ट्रक का इंजन बंद होने लगा। हेडलाइट बार बार झपक रही थी। फिर भी राजेश ने हार नहीं मानी। उसने एक्सीलेटर दबाया और मंदिर की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि अब उसे पता था अगर वो मंदिर तक नहीं पहुंचा तो शायद सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही राजेश ट्रक से कूदकर बाहर निकला। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी, फिर भी वो किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। पीछे से हरिराम की भयानक चीखें गूंज रही थीं। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर वही साधु दिखाई दिया जिसने उसे ताबीज दिया था। साधु पहले की तरह शांत खड़ा था, मानो उसे पहले से पता हो कि राजेश वापस आएगा। मैंने कहा था वो तुम्हें यहां तक आने से रोकने की कोशिश करेगा, साधु बोला। राजेश ने टूटे हुए ताबीज को दिखाया। ये अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा, उसने घबरा कर कहा। साधु ने ताबीज को हाथ में लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ क्षणों के लिए ताबीज की रोशनी फिर तेज हो गई, लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर काला धुआं जमा होने लगा। हरिराम वहां पहुंच चुका था। मंदिर के चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल आकृति का रूप लेने लगा। हरिराम अब पहले से कहीं अधिक डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में लाल आग जैसी चमक थी और उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ लग रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, वो मंदिर की सीढ़ियों के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हरिराम ने गुस्से से दहाड़ लगाई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि आसपास के पेड़ झुकने लगे। साधु ने राजेश को अपने पीछे खड़ा किया। ये स्थान पवित्र है, साधु बोला। यही वजह है कि वो अभी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन तभी मंदिर की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। मगर वो कमजोर भी नहीं है, उसने कहा। अगर हमने उसे यही नहीं रोका तो अगला सूर्योदय शायद कोई नहीं देख पाएगा। मंदिर की जमीन लगातार कांप रही थी। बाहर खड़ा हरिराम गुस्से से दहाड़ रहा था और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और मंदिर के फर्श पर एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। फिर उसने राजेश को उस घेरे के अंदर खड़ा होने को कहा। जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो वो तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, साधु बोला। राजेश तुरंत घेरे के बीच खड़ा हो गया। साधु ने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, मंदिर के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। बाहर खड़ा हरिराम दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने पूरी ताकत से मंदिर की ओर धावा बोला। एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवारें कांप उठी और घेरे की चमक थोड़ी कमजोर पड़ गई। धमाके के बाद हरिराम की आकृति और विशाल हो गई। अब वो किसी इंसान की आत्मा नहीं बल्कि अंधेरे के एक भयानक साए जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि राजेश को अपने कान बंद करने पड़े। साधु लगातार मंत्र पढ़ता रहा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। अचानक हरिराम की आकृति से काला धुआं निकलकर चारों ओर फैलने लगा। धुएं में अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे, डरे हुए, दर्द में चीखते हुए चेहरे। राजेश को एहसास हुआ कि ये शायद वे लोग थे जो वर्षों पहले उस हादसे में मारे गए थे। हरिराम ने फिर एक भयानक दहाड़ लगाई। मंदिर की एक पुरानी दीवार में दरार पड़ गई। साधु का चेहरा तनाव से भर गया। ये अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, उसने कहा। तभी आसमान में बादल गरजे और दूर क्षितिज पर सूर्योदय की पहली हल्की आभा दिखाई देने लगी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुनहरी रोशनी के घेरे में फंसते ही हरिराम का विशाल साया टूटने लगा। उसके चारों ओर घूमता काला धुआं बिखरने लगा। नहीं, वो दहाड़ा, मैं फिर से कैद नहीं होना चाहता। साधु ने मंत्रों की गति और तेज कर दी। उसी समय सूरज की पहली किरण जंगल के ऊपर से निकलकर मंदिर पर पड़ी। जैसे ही वो रोशनी हरिराम को छुई, उसकी आकृति कांप उठी। उसके आसपास दिखाई देने वाले दर्द भरे चेहरे धीरे धीरे उससे अलग होने लगे और प्रकाश में विलीन हो गए। अब हरिराम अकेला था। उसका चेहरा पहली बार डर से भर गया। कुछ क्षण बाद उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। ये खत्म नहीं हो सकता, उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। फिर एक आखिरी चीख के साथ वो पूरी तरह बिखर गया। काला धुआं हवा में घुल गया और जंगल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। हरिराम के गायब होते ही मंदिर का कांपना बंद हो गया। हवा शांत हो गई। घंटियां भी धीरे धीरे रुक गईं। राजेश ने महसूस किया कि उसके गले का ताबीज अब ठंडा हो चुका था। साधु ने गहरी सांस ली। अब उसका अंत हो गया, उसने कहा। राजेश ने पूछा, क्या वो फिर कभी वापस आएगा? साधु ने सिर हिलाया। नहीं, सूर्योदय और मंत्रों ने उसकी बंधी हुई शक्ति को समाप्त कर दिया है।
पहली बार पूरी रात के बाद राजेश को राहत महसूस हुई। साधु राजेश को उस पुरानी खाई के पास ले गया जहां 30 साल पहले दुर्घटना हुई थी। सूरज की रोशनी में वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खाई के किनारे कुछ पुराने टूटे हुए लोहे के टुकड़े अब भी पड़े थे। यहीं उसकी कहानी खत्म हुई थी, साधु बोला। राजेश कुछ देर तक चुपचाप उस जगह को देखता रहा। उसे लगा जैसे वर्षों से वहां फैला बोझ अब हट चुका है। राजेश ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि फटा हुआ टायर और खराब इंजन अब सामान्य दिखाई दे रहे थे, जैसे रात की कई घटनाएं केवल एक बुरा सपना रही हों। लेकिन टूटे हुए मिरर और तावीज की दरारें ये साबित कर रही थीं कि सब कुछ सच था। राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिल्कुल सामान्य आवाज कर रहा था। वो धीरे धीरे हाईवे की ओर लौट गया। उस घटना को कई साल बीत गए। राजेश आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन उसने एक नियम बना लिया है। सुनसान हाईवे पर आधी रात के बाद वो कभी किसी अनजान यात्री को नहीं बैठाता। कभी कभी जब वो उसी सड़क से गुजरता है तो दूर जंगल के बीच वो पुराना मंदिर दिखाई देता है, लेकिन साधु फिर कभी नहीं मिला। एक रात वर्षों बाद राजेश ने अपने रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए किसी बूढ़े की धुंधली परछाई देखी। उसका दिल रुक सा गया। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। शायद वो सिर्फ उसका भ्रम था, या शायद कुछ कहानियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती।